तो आज की क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देख रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर के, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन बेटा है अ कॉइल हैज इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी। तो अगर एक सिंगल कॉइल है तो उसका इंडक्टेंस का मतलब होता है ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है L, that is 1 Henry. At what frequency will it have reactance of 3142 ohm? रिएक्टेंस का बेटा मतलब यहां पर क्या होता है? रिएक्टेंस का मतलब एक्सेल। अगर एक इंडक्टर है, कॉइल है, तो उसका रिएक्टेंस कितना होगा? एक्सेल, यानी कि ओमेगा एल। और ओमेगा एल बोलो कितना होता है? 2 पाई एफ एल के बराबर, दैट इज इक्वल टू एक्सेल। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्सेल की वैल्यू कितनी है? 3142, दैट इज इक्वल टू 2 पाई, पाई की वैल्यू 3.142 होता है, या 3.14 भी अगर हम सिंपल ले लें। फ्रीक्वेंसी हमको निकालना है और इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है? दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां से बेटा हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी आएगा 3142 डिवाइडेड बाई 2, 3.14। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? 1000। बोलो यार, इसको करेंगे लगभग 1000। 1000 बाई 2, 500। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 500 हर्ट्ज। तो यही हमसे कहा गया था, कितनी फ्रीक्वेंसी पर रिएक्टेंस इतना होगा। तो रिएक्टेंस का हमने फॉर्मूला लगा दिया, सीधे फ्रीक्वेंसी आ गया। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर व्हिच हैज द सेम रिएक्टेंस एट दैट फ्रीक्वेंसी? सेम रिएक्टेंस कह रहे हैं, अगर रिएक्टेंस सेम है तो कैपेसिटर की यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू बता दो। तो अगर एक्सएल एक्सी के बराबर है, यही तो मतलब हुआ ना, सेम रिएक्टेंस है और कैपेसिटर की बात कर रहे हो, तो फिर क्या होगा? एक्सी होगा। और वो एक्सी भी कितना है? दैट इज 3142 ओम। और एक्सी कितने के बराबर होता है? 1 अपॉन ओमेगा सी। सो दैट विल बी 1 अपॉन 2 पाई एफ सी इज इक्वल टू 3142। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आएगी? 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू 3142। आपसे कह रहे हैं कैपेसिटी अगर चाहिए सेम रिएक्टेंस एट दैट फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी? ये वाली। कितनी है? 500। तो उसको भी हम लोग यहां पे रख सकते हैं भाई। कैपेसिटेंस बन गया 1 अपॉन 2 पाई 500 इंटू 3142। इसको बेटा अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखो 500 इंटू 2 करेंगे 1000 आएगा, 3.14 इंटू 1000 करेंगे लगभग यही आ जाएगा, और इसी का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो, इसका मतलब कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है दैट इज 1 अपॉन 3142 का, बोलो यार, यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा? कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? फैरेड। इज दिस क्लियर? तो फैरेड में आएगा, बाकी इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो माइक्रो फैरेड में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, कह रहे एन एसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ ओनली इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 2 हेनरी। केवल इंडक्टर है, मतलब प्योरली इंडक्टिव सर्किट है। प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, इंडक्टेंस है 2 हेनरी। इफ करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ साइन वेव ऑफ एम्पलीट्यूड 0.25 एम्पियर एंड फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज, कैलकुलेट इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब आपसे आरएमएस वैल्यू पूछ रहे हैं, इफेक्टिव मतलब कौन सी वैल्यू? आरएमएस वैल्यू। तो चाहे इफेक्टिव लिखें, चाहे वर्चुअल लिखें, चाहे आरएमएस लिखें, मैंने कहा था ये तीनों सेम चीज होती है। तो अपने को आरएमएस वैल्यू बेटा निकालना है। देखो, इंडक्टेंस हमें पता है 2 हेनरी, करंट का एम्पलीट्यूड पता है, यानी कि आई नॉट पता है 0.25 एम्पियर, फ्रीक्वेंसी हमको पता है 60 हर्ट्ज के बराबर। तो सबसे पहले तो ये बताओ, क्या ईएमएफ का एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं? क्या होता है फॉर्मूला भाई? V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। सो ईएमएफ इज इक्वल टू आई इंटू, डिवाइड थोड़ी ना होगा इस बार, मल्टीप्लाइड बाई आर नहीं है यहां पर। यहां पर क्या है? इट इज प्योरली इंडक्टिव सर्किट। अगर इंडक्टिव है तो बोलो रेजिस्टेंस की जगह एक्सेल। एक्सेल मतलब
इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यहीं से अगर हम आरएमएस वैल्यू सीधे सीधे निकाल दें जो हमसे पूछा गया है, तो क्या वो ई नॉट बाई अंडर रूट 2 होगा? ई नॉट हमें पता है, दैट इज आई नॉट एक्सएल, और एक्सएल भी हमको पता है 2 पाई एफ एल डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। सही है। आई नॉट हमें पता है 0.25 इंटू 2 पाई, फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा? 60 हर्ट्ज। इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है? 2 हेनरी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। आइए इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करके इसका एग्जैक्ट आंसर निकालते हैं। देखो 0.25 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 120 है ना, डिवाइडेड बाई 1.414, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 133.24। बोलो भाई, ये वैल्यू किसकी आ गई है? दिस इज आरएमएस वैल्यू। तो ये कितने होगा इसका यूनिट? वोल्ट्स। यही हमको निकालना था यहां पर, है ना। कैलकुलेट द इफेक्टिव यानी आरएमएस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर सो दैट इज सेम। इज इट क्लियर? आगे बढ़ा जाए, अगला देखिए जरा। नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ 220 साइन 100 पाई टी is applied to a circuit containing inductance of 1 upon pi Henry. ठीक, 1 upon pi. Write an equation for instantaneous current through the circuit. Instantaneous current का expression बताओ, मतलब I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 माइनस 5 ऐसा कुछ बताओ। ठीक, what will be the reading of AC emitter if connected in the circuit? कह रहे हैं जो एमीटर कनेक्ट करेंगे उसका रीडिंग क्या होगा। तो जरा चेक करो, ईएमएफ अपने को पता है, एल वैल्यू पता है, ईएमएफ देखकर जरा मुझे ये बताइए फ्रीक्वेंसी कितनी है? कितनी है? कितनी है फ्रीक्वेंसी? क्या वो 50 हर्ट्ज है? कैसे पता चला? कैसे पता चला? E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ओमेगा कितना है? 100 पाई। ओमेगा खुद क्या होता है? 2 पाई एफ इज इक्वल टू 100 पाई। बोलो यार, तो वहां से फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 50 हर्ट्ज। इंडक्टेंस भी बेटा पता है, तो क्या इससे एक्सएल मिल जाएगा? दैट इज 2 पाई एफ इंटू एल। तो चेक करिए, 2 पाई फ्रीक्वेंसी है 50 और इंडक्टेंस कितना है? 1 अपॉन पाई। पाई से पाई कैंसिल, तो कितना हो गया? यूनिट ओम। रेजिस्टेंस वाला यूनिट होता है। यहां से अगर देखो ईएमएफ का पीक वैल्यू भी अपने को पता है, तो क्या इससे करंट का पीक वैल्यू आ जाएगा? क्या होगा फॉर्मूला? ई नॉट बाई, पक्की बात है। तो ई नॉट बाई एक्सएल कितना आएगा बेटा? 220 डिवाइडेड बाई 100 यानी 2.2 एम्पियर। सही है। करंट का एक्सप्रेशन बताइए। आई इज इक्वल टू आई नॉट मतलब साइन ओमेगा टी। ओमेगा कितना है? साइन 100 पाई टी। इज इट करेक्ट? ध्यान से सोच लो, इज इट करेक्ट? वाई? क्या फॉर्मूला होता है बेटा? यहां पे ये ध्यान देना है, सर्किट कौन सा है? प्योरली इंडक्टिव सर्किट। सही है। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में करंट आगे होता है या ईएमएफ? ईएमएफ। तो करंट पीछे होगा।
कितना पीछे होगा, तो वो कौन बताएगा, बोलो यार। तो ये भी तो देखना पड़ेगा कौन आगे है कौन पीछे है। अभी तक जितना भी एनालिसिस हम लोगों ने किया था याद करो, उसमें भी यही होता था, ईएमएफ बोलो गिवन होता था और करंट निकालना होता था। जितना भी करंट निकाला है ऐसे ही निकलवाया है, +5 -5 +π/2 या -π/2 ऐसे ही तो कुछ होता है। इसका मतलब करंट का ये इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन है। अब बात ये आएगी सर, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एमीटर इफ इट इज कनेक्टेड इन द सीरीज। जो आप यहां पर एमीटर कनेक्ट करोगे, एमीटर क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है करंट, लेकिन यहां पर ऑल्टरनेटिंग करंट है तो करंट खुद ही चेंज हो रहा है लगातार। अगर ये करंट लगातार चेंज हो रहा है तो फिर ये कौन सी वैल्यू मेजर करेगा, दैट विल मेजर आरएमएस वैल्यू। आरएमएस कितना होता है, आई नॉट कितना है, डिवाइडेड बाई, so that will become 2.2 divided by 1.41, कितना आएगा 1.56 एम्पियर। इज इट क्लियर? दिस विल बी द रीडिंग ऑफ एमीटर। कोई डाउट हो किसी को बताइए। कहाँ गया, अच्छा मिनिमाइज हो गया, जस्ट अ मिनट, आ जाओ भैया। हाँ इसको इधर रख देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ये तो हो गया ना। अगला देखो, एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 200 millihenry is connected to an AC source of peak EMF 210 volt and frequency 50 hertz. Find peak current, मतलब maximum value of current बताओ I naught. What is instantaneous voltage of the source when current is at peak value? चलो सेकंड पार्ट की बात करेंगे, पहले पीक करंट निकालते हैं। देखो अगर इंडक्टेंस पता है तो ये L है 200 मिली हेनरी, ये क्या चीज है, पीक ईएमएफ 210 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी भी बेटा पता है 50 हर्ट्ज। क्या इससे एक्सएल आ जाएगा, ओमेगा एल 2 पाई एफ इंटू एल, मिली मतलब 10 की पावर -3। ठीक, कितना आएगा ये सिंप्लीफाई होकर, 20 पाई, 100 बनेगा, इट विल बिकम 100 पाई इंटू 2 इंटू 10 की पावर -1। तो एक जीरो से ये भी एक कैंसिल होगा, सो दैट विल बिकम 20 पाई ओम्स। पाई की वैल्यू भी आप रख सकते हैं। ये हो गया एक्सेल, और हमें निकालना क्या है, करंट का पीक वैल्यू। तो करंट का पीक वैल्यू होगा बेटा ई नॉट बाई एक्सेल। ई नॉट कितना है 210 और एक्सेल कितना आया हमारा 20 पाई, पाई मतलब हो गया 3.14। सो वी कैन कैलकुलेट दिस, इट विल बिकम 210 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइड बाई 3.14, that became 3.34 एम्पियर। इज इट करेक्ट? देखो एक चीज ये भी समझ में आ गई होगी कि इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस होंगे दे विल बी कैलकुलेटिव। यहां पे √2 होगा, बार बार है ना, कैलकुलेटिव होगा। तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज को ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कैलकुलेशन के चक्कर में आप गड़बड़ कर दें। ठीक है, अब अगला पार्ट देखो, कह रहे हैं व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ द सोर्स व्हेन द करंट इज एट इट्स पीक वैल्यू। जब करंट पीक वैल्यू पर होगा तब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मतलब उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वोल्टेज कितना होगा।
जब करंट पीक मतलब करंट मैक्सिमम है उस समय वोल्टेज बोलो कितना होगा। सर्किट कौन सा है ये? प्योरली इंडक्टिव। अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो जरा सोचो, जब करंट मैक्सिमम होगा तब उस समय वोल्टेज कहां रहा होगा? बोलो यार, वोल्टेज कहां रहा होगा? है कहां रहा होगा? प्योरली इंडक्टिव सर्किट में कौन आगे होता है? ईएमएफ। तो करंट कहां रहा होगा? 90 डिग्री पीछे। अगर वो 90 डिग्री पीछे है तो यही तो आपसे कह रहे हैं कि जब करंट मैक्सिमम पर होगा तब ईएमएफ कहां पर होगा? आगे ना। बोलो यार, जब करंट पीक पर होगा तब ईएमएफ 90 डिग्री आगे होगा। और अगर करंट पीक पर है, ग्राफ ऐसा होता है ना, ऐसा, अगर वो पीक पर है तो 90 डिग्री आगे वैल्यू क्या होती है? बोलो यार, अगर वो पीक पर है इसका मतलब क्या हुआ? ग्राफ कैसा होगा समझना जरा। अगर ये ग्राफ है मान लो करंट का, दिस इज करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, तो दूसरा ग्राफ किसका है? दैट इज ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ। 90 डिग्री आगे पीछे होने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि जब इसका मैक्सिमम आता है, जब ये मैक्सिमम है तब ये चलना शुरू करेगा। समझ रहे हैं? देखो मैं लाइनें खींच दूं, थोड़ा सा बनाना मेरे लिए इजी हो जाएगा। देखो, जब ये मैक्सिमम पर होगा तो उस समय ये 0 पर होगा, 90 डिग्री आगे है। और जब ये 0 पर होगा उस समय ये मैक्सिमम पर होगा। जब ये निगेटिव पे होगा उस समय ये, और जब ये 0 पे होगा उस समय ये, फिर ये आगे, तो ये ऐसे चलेगा। अब दोनों ग्राफ में से आगे कौन चल रहा है? कौन चल रहा है आगे? और कितना आगे चल रहा है? ये देख, कुछ समझ में आया? यही मतलब होता है फेज डिफरेंस का। क्लियर? तो अब क्वेश्चन यही है कि जिस समय पर कह रहे हैं कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ द सोर्स व्हेन करंट इज एट पीक वैल्यू, जब करंट पीक पर है तब ये कहां पर होगा? 0 पर। सो इट्स आंसर इज 0। क्या ये पार्ट समझ में आया? एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, पढ़ा जाए आगे, कोई डाउट हो पूछ लो अभी इसमें। नेक्स्ट, a 1.5 microfarad capacitor is connected to 220 volt 50 hertz source. Find capacitive reactance, यानी कि XC चाहिए, करंट RMS एंड पीक इन द सर्किट चाहिए, IRMS और I नॉट दोनों चाहिए। इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, चलो उसकी बात बाद में करें, फिलहाल XC चाहिए। XC क्या होता है बेटा? 1/ω C। तो 1/ω कितना है इसका? 2πf, यानी कि 50। और C कितना है इसका? 1.5 into 10 to the power minus 6. So that will become 1/100 pi into 1.5 into 10 to the power minus 6. देखो 10 की पावर माइनस 6 और 100 10 की पावर माइनस 4 बनेगा, ऊपर जाएगा बोलो 10,000 बनेगा, डिवाइडेड बाई 1.5 डिवाइडेड बाई पाई, कितना आया? ये हम लोगों ने क्या निकाला था? ओम।
सही है, ठीक। आरएमएस वैल्यू बताओ, दैट विल बी ई आरएमएस अपॉन एक्सी, बोलो यार, V बराबर आई आर, है ना। सो आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ कितना है बेटा? ये जो 220 होता है ये कौन सी वैल्यू होती है? आरएमएस। 220 कौन सी वैल्यू होती है? आरएमएस। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कभी भी। 220 आरएमएस है, डिवाइडेड बाई एक्सी, सो दिस विल बी सॉल्व। अब देखो ये जो भी आया इसका पहले रेसिप्रोकल कर देते हैं 1/x, और उसमें मल्टीप्लाई किसका करते हैं? 220 का। तो वैल्यू कितनी आ गई? 0.1036 एम्पियर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, आई नॉट बताइए। अगर आरएमएस वैल्यू पता है करंट की, तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू कैसे आती है? It will be under root 2 times RMS. So this value will be multiplied by 1.41, कितना आएगा? 0.1465 एम्पियर। Is this clear? अब हमसे कह रहे हैं if the frequency is doubled, what happens to capacitive reactance? फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे भैया, फ्रीक्वेंसी डबल करोगे 100 हो जाएगा, बस ये आधा हो जाएगा, सही है। एंड करंट, करंट का क्या होगा? करंट डबल हो जाएगा, बोलो यार। तो एक आंसर हुआ कि एक्सी जो है दैट विल बिकम हाफ एंड आई नॉट विल बिकम डबल। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। Is this clear? अगला देखो बेटा, नेक्स्ट, कैपेसिटर ऑफ 1 microfarad is connected to an AC source of EMF. E is equal to 250 sin 100 pi t. Write an equation for instantaneous current through the circuit and give reading of AC emitter. AC emitter फिर से वही RMS वैल्यू बताएगा, है ना, और इक्वेशन बताना है बेटा। इस बार सर्किट कैसा है? प्योरली कैपेसिटिव। बोलो यहां पर हमें पहले तो फ्रीक्वेंसी पता हो, कितनी है फ्रीक्वेंसी? 50 हर्ट्ज। फिर हमको एक्सी पता हो 1/ओमेगा सी। ओमेगा कितना है? 100 बाई, है ना, और सी कितना है? 10⁻⁻6। तो ये बनेगा 10⁻⁴/पाई, है ना, दैट इज एक्सी। और अगर ये ईएमएफ है तो करंट कितना आएगा? ई नॉट बाई एक्सी। ई नॉट कितना है बेटा? 250/10⁻⁴, और वो पाई किधर जाएगा? सही है, ये बोलो 10,000 बनेगा, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा ये 250 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 10,000। तो ये आपका वैल्यू आया 0.0785। इज दिस क्लियर? ये वैल्यू किसकी आई है? करंट की पीक वैल्यू। लेकिन हमको कौन सी चाहिए? इंस्टेंटेनियस करंट। बोलो इंस्टेंटेनियस करंट कितना आएगा? I इज इक्वल टू आई नॉट, तो 0.0785 साइन 100 पाई टी इस बार प्लस π/2। क्यों? क्योंकि ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है और करंट आगे होगा 90 डिग्री, सो दैट विल बी प्लस π/2। सही है। फिर कह रहे हैं भैया इसका आरएमएस वैल्यू बता दो, तो आरएमएस निकाल दो। 0.0785 मल्टीप्लाइड बाई 1.41 डिवाइड होगा भाई।
आई नॉट बाई रूट 2, है ना. So this will be divided by 1.414. So that will become 0.055. 0.055 एम्पियर. क्या ये बात समझ में आई? कितने एम्पियर? ठीक. कैलकुलेशन बेटा बस सावधानी से करिएगा इस चैप्टर में. नेक्स्ट, व्हेन एन इंडक्टर, अब देखो कॉम्बिनेशन की बात हो गई. ये कौन सा सर्किट हो गया? एलआर सर्किट. व्हेन एन इंडक्टर एंड अ रेजिस्टर इज इन सीरीज कनेक्टेड अक्रॉस 12 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, a current of 0.5 ampere flows in the circuit. ठीक. The current differs in phase from the applied voltage by pi by 3. मतलब phi है ये phase difference. phi. Calculate the value of R. देखो अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो प्योरली या तो रेजिस्टिव था, प्योरली कैपेसिटिव था, या प्योरली इंडक्टिव था. रेजिस्टिव में फेज डिफरेंस होता नहीं है, कैपेसिटिव और इंडक्टिव में 90 डिग्री होता है. कैपेसिटर में करंट आगे और इंडक्टर में ईएमएफ आगे. तो वहां सिंपल था. अभी सर्किट है आपका एलआर सर्किट, है ना. इस सर्किट में सबसे पहले मुझे बताओ ये 12 वोल्ट क्या है? ये 12 वोल्ट गिवन है. कौन सा ईएमएफ है ये? दिस इज आरएमएस. फ्रीक्वेंसी अपने को पता है 50 हर्ट्ज. करंट अपने को पता है. ये करंट कौन सा है? दैट इज अगेन, देखो जब तक उसमें लिखा ना हो पीक करंट, मैक्सिमम करंट, तब तक वो आरएमएस है. करंट डिफर्स फ्रॉम दिस बाई पाई बाई 3 रेडियंस. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर. आर चाहिए अपने को. ठीक. कैसे मिलेगा भाई आर? देखो सबसे पहले तो ईएमएफ पता है, करंट पता है, तो क्या ईएमएफ इज इक्वल टू वी बराबर आई आर होता है. सो दैट विल बी आई टाइम्स जेड. सर्किट कॉम्बिनेशन है इस बार, तो इस बार इंपीडेंस आएगा. तो यहां से जेड की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा? 12 डिवाइडेड बाई 0.5. तो क्या ये 24 ओम होगा? ये सर्किट का इंपीडेंस है. और किसी भी एलआर सर्किट का इंपीडेंस कितना होता है? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर. बोलो यार, एक्सएल मतलब ओमेगा एल. फिर फंस गए हम. ओमेगा तो हमें पता है लेकिन एल नहीं पता है. बोलो भाई, ओमेगा तो पता है लेकिन एल नहीं पता है. अब क्या करें? क्या किया जाए? सही है, सही जा रहे हो. tan फाई बराबर क्या होता है? एक्सएल बाई आर होता है. फिर से एक्सएल नहीं पता है, ओमेगा एल. अगर एक्सएल पता होता तो यहीं रख देते, यहीं रख देते, आर आ जाता. थोड़ा और दिमाग लगाओ. कॉस पाई लगाओ. कॉस पाई लगाइए. कॉस पाई का बोलो फॉर्मूला क्या होता है? आर बाई, ये कब पढ़ा आप लोगों ने कॉस फाई? पावर फैक्टर. कॉस फाई क्या होता है? किसी भी एलसीआर सर्किट में कॉस फाई हमेशा कितने के बराबर होता है? आर बाई. और याद करो इंपीडेंस ट्रायंगल अगर हम बनाएंगे, अगर ये फाई है तो बोलो इधर होगा एक्सएल, इधर होगा आर और ये होगा जेड. तो कॉस फाई चेक करो हमेशा कितना होता है? आर बाई. और अगर एंगल पाई बाई 3 है मतलब 60 है, और कॉस 60 कितना होता है? 1/2. सो कॉस पाई बाई 3 इज इक्वल टू आर बाई जेड. और जेड कितना है? 24. तो बेटा रेजिस्टेंस कितना आया? 24/2 यानी कि 12. क्या ये बात समझ में आई? यहां से तो मामला अटक गया लेकिन वहां से हो गया.
अब अगर वहां से हो गया और हमसे इंडक्टेंस की वैल्यू पूछते तो हम यहां रख देते आर, तो एल आ जाता। क्लियर है? नेक्स्ट, बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, देखो धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम कनेक्टेड टू एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L is in series with the AC source marked 100 volt 50 hertz. If the phase angle between the voltage and current is pi by 4 radians, then calculate the value of L. फिर से सर्किट कौन सा है? LR सर्किट। क्या क्या गिवन है हमको? R पता है पहले तो, R अगर पता है दैट इज 10 ओम। ये क्या पता है? ERMS 100 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी पता है 50 हर्ट्ज, फेज एंगल पता है अपने को पाई बाई 4 रेडियंस, एल वैल्यू पूछ रहे हैं। कैसे आएगा भाई? फिर से अगर हम लोग cos फाई लगाएं, बोलो यार, तो R बाई Z हो जाएगा, वहां से क्या Z आ जाएगा, और Z को अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर लिख दो, या फिर tan फाई लगा दें। tan फाई कितना होता है? एक्सएल बाई आर। tan 45 कितना होता है? आसान है, cos 45 1 बाई रूट 2 बनेगा। और एक्सएल हमें चाहिए, एक्सएल इज ओमेगा एल, ओमेगा बोलो कितना होगा? 100 पाई, कितना होगा भाई? 2 पाई एफ होता है, 2 पाई इंटू 50 एल डिवाइडेड बाई आर, और आर क्वेश्चन में गिवन है। यहां से डायरेक्ट आपका वैल्यू आएगा, एल की वैल्यू आ जाएगी 1/10 पाई। सो दैट इज 1/10 पाई, मतलब 3.14 होता है, तो 31.4, 0.0318 हेनरी। इज इट क्लियर? या cos फाई लगा लो, उससे भी आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, अगला आपसे कहा जा रहा है, अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 300 ohm and inductance 1 Henry is connected across alternating voltage of frequency this. Calculate the phase difference between voltage and current. क्या आप कर सकते हैं भाई? R पता है, L पता है, फाई और ये मतलब ये F पता है, फाई पूछ रहे हैं, तो cos फाई भी लगा सकते हैं, tan फाई भी लगा सकते हैं। बोलो कर लेंगे? चेक कर लो भाई। tan फाई अगर हम लोग लगाएंगे तो क्या आएगा? एक्सएल मतलब ओमेगा एल बाई आर। बोलो एल पता है, ओमेगा भी पता है 2 पाई एफ, एफ भी पता है, आर भी पता है, फाई आ जाएगा। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है। कह रहे हैं अ कॉइल व्हेन कनेक्टेड टू 10 वोल्ट डीसी सप्लाई ड्रॉज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। इस बार डीसी में कनेक्ट किया भैया और 2 एम्पियर का करंट आया। When it is connected across 10 volt 50 hertz AC सप्लाई, अब AC में भी कनेक्ट कर दिया, the same coil draws a current of 1 एम्पियर। कह रहे हैं अब वो 1 एम्पियर का करंट ले रहा है। डीसी में कनेक्ट किया था 2 एम्पियर का लिया, AC में कनेक्ट किया तो 1 एम्पियर का उसने करंट लिया। Explain why this draws lesser current in second case, hence determine self inductance of the coil, take pi is equal to 3। एल हमसे पूछा है। क्वेश्चन समझ में आया? कॉइल को जब डीसी में कनेक्ट किया 2 एम्पियर का करंट लिया, सेम कॉइल को एसी में कनेक्ट किया 1 एम्पियर का करंट लिया। तो वही पूछ रहे हैं आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। देखो अगर डीसी की बात है तो केवल एक फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां से R मिलेगा 10 वोल्ट अपॉन 2 एम्पियर, कितना मिलेगा? 5। तो R मिल गया जो हमें पता नहीं था। वो R बोलो सेम रहेगा चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, रेजिस्टेंस थोड़ी ना चेंज हो रहा है।
10 वोल्ट जो गिवन है बेटा, ये क्या है? और फ्रीक्वेंसी कितनी हमें पता है। दिस टाइम इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। इसका मतलब जरा समझिएगा, IRMS जो होता है, क्या वो ERMS बाई Z होगा क्या भैया? वैसे तो लग रहा है प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, कॉइल की बात किया। अब जब कॉइल को तुमने जब डीसी में करंट किया तो रेजिस्टेंस भी तो आ गया। बोलो यार, या तो तुम बोलते यहां पे कि यहां पे 0 एम्पियर का करंट था, भाई करंट ना होता तो रेजिस्टेंस भी नहीं था, फिर कुछ ना होता, मान लो वोल्टेज आप बोलते वहां 0 का था। अब जब आपने डीसी की बात कर दिया मतलब रेजिस्टेंस है। बोलो भाई, तो सर्किट कौन सा है ये? LR सर्किट। सर्किट कौन सा है? LR सर्किट। और अगर LR सर्किट है तो बोलो Z आएगा। RMS वैल्यू 10 वोल्ट और करंट कितना है? सो IRMS भी गिवन है, दैट इज 1 एम्पियर। तो पूरे सर्किट का जो इंपीडेंस है बोलो 10 ओम, और किसी भी LR सर्किट का Z कितने के बराबर होता है? √R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो R स्क्वायर मतलब 25, बोलो यार, प्लस XL स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो XL स्क्वायर की वैल्यू आई 75। बोलो भाई, तो यहां से क्या ओमेगा L लगाएंगे, आ जाएगा। ओमेगा मतलब 100 पाई, दैट विल बी इक्वल टू √ सही है। तो यहां से L वैल्यू कितनी आई बेटा? √75 अपॉन 100 पाई। तो आइए वैल्यू निकालते हैं। पहले 75 का √ डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 3.14 कितना आया? 0.0275 या 6 कर लो, इतना हेनरी। बोलो, क्या ये बात समझ में आया? कोई डाउट हो तो बताओ। एक बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहले डीसी में कनेक्ट किया, वहां से रेजिस्टेंस आया, अब उसी को एसी में कनेक्ट किया तो वहां से इंपीडेंस आया। ठीक, अब कह रहे हैं कि वो 2 एम्पियर की जगह 1 एम्पियर क्यों हो गया? क्योंकि पहले सर रेजिस्टेंस कितना था? 5 ओम, और जैसे ही एसी में जोड़ा अब इंपीडेंस कितना है? 10 ओम। तो इंपीडेंस भी एक तरीके से नेट रेजिस्टेंस है। जब नेट रेजिस्टेंस 2 गुना हो गया तो करंट तो आधा होना ही था, इसलिए करंट आधा हो गया। क्लियर? तो यहां पे पूछ रहे हैं कि भाई व्हाई हैपेंस, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एसी सर्किट में रिएक्टेंस भी आ गया, एसी सर्किट में ये भी आ गया। डीसी में बोलो इसका कोई काम नहीं। इंडक्टर क्या करता है? इंडक्टर करंट में होने वाले चेंज का अपोज करता है। और डीसी के केस में जब करंट में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है तो वो अपोज क्यों करेगा? वो चुपचाप बैठा आराम से, ठीक है जाने दो। इंडक्टर ने कुछ नहीं किया डीसी में, लेकिन जैसे ही एसी आपने फ्लो कराया अब इंडक्टर भी जग गया। कैसे कैसे चेंज हो जाएगा? बोलो यार। तो इसलिए उसने वहां पे अपोजिशन क्रिएट किया और उसने इंपीडेंस बढ़ा दिया। इज दिस क्लियर?